18वीं सदी में भारत। देखिए, हम लोगों ने यहां देखा था कि कंपनी जो आनी शुरू हुई थी भारत में, वो 1498 में पुर्तगाली कंपनी आ रही है, 1602 में डच कंपनी आ रही है, ठीक है, 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, ठीक है, और 1618 और 20 में कौन आ रही है? डेनिश ईस्ट इंडिया, डेनमार्क की है। याद रखिएगा, डच जो है नीदरलैंड की कंपनी है, पुर्तगाल की, डेनिश डेनमार्क, और उसके बाद 1664 में 68 में बनी थी, 64 में भारत आती है 68 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये हाँ बनी थी वहां। ये बताया था लास्ट क्लास में कि उनका अपने देश में निर्माण होता है, लेकिन भारत में आके स्थापना करते करते इन्हें इतना समय लग गया था। बात समझ रहे हैं? ये भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन होता है वो 1498 में पुर्तगाली, 1602 में डच कंपनी, 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1618 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल तरीके से इन बातों को देखिए, इस पर कुछ मैं आपसे बात करूंगा। याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी कालीकट में सबसे पहले स्थापित हुई थी भारत में, और डच सबसे पहले कहां पर? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के, आज नाम बदल गया, उसका मछलीपट्टनम हो गया है, लेकिन सबसे पहले कहां बनी थी? मसूलीपट्टनम। 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहां? सूरत। बात समझ रहे हैं? और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां? बंगाल के सेरमपुर। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां? सूरत। इन सभी कंपनी में कुछ खास विशेषताएं थी कि ये सभी कंपनी किसके आधार पर बनाई गई थी? पूंजीवाद के आधार पर बनाई गई थी। ठीक समझ आ रहा है? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद क्या कहता है? ये सभी कंपनी पूंजीवाद के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है, और इनका उद्देश्य था लाभ को अधिकतम करना, लाभ को अधिकतम करना, ठीक है। जब लाभ को अधिकतम कर रहे हैं तो तथा ये सभी कंपनी अपने देशों की एकाधिकारी कंपनी थी, अपने देशों की एकाधिकारी कंपनी थी, मोनोपोलिस्टिक कंपनी। थोड़ा सा अर्थ समझिए। एक तो पूंजीवाद, उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिकतम करना, और दूसरी सबसे बड़ी बात एकाधिकार, यानी अपने अपने देश की ये अकेली कंपनी थी जिन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत मिली हुई थी। अपने अपने
देशों की इकलौती कंपनी थी जिन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। अनुमति कौन दिया था? सरकार ने। ठीक ना? अब यहां देखिए, थोड़ी सी समझिए इस बात को। इनका नेटवर्क बहुत व्यापक था, यानी दूर दूर तक फैली थी। फिर भी हमें भारत का इतिहास यहां पढ़ना है, तो ज्यादा हमारा ध्यान भारत पर केंद्रित रहेगा। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो भारत के परिस्थितियों को समझने के लिए अगर अन्य क्षेत्रों की बात करने की जरूरत पड़ी तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है? अब यहां देखिए, ये जब आ रहे हैं तो क्या स्थिति है भारत में, खासकर जब ये पुर्तगाली आ रहे हैं। कब? 1498 में। ठीक है? तो दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या है? वहां विजयनगर बहमनी जैसे राज्य, और निचले क्षेत्र में क्षेत्रीय राज है। केरला में जब पुर्तगाली आते हैं तो यहां पर क्षेत्रीय राजवंश है। जमोरिन का शासन है। किसका? जमोरिन का शासन। ठीक है? थोड़ा आगे और देखेंगे। 1602 या 1613, ये बहुत बड़ा, इस पीरियड को देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इस पीरियड को देखिए, खासकर ये पीरियड देखिए, जब ये तीनों, बाकी के तीनों कंपनी आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा कि जब ये आ रहे हैं, इनके समय किसका शासन है? महान मुगल। मुगल में कौन है? मुगल वंश में आप देखेंगे प्रारंभिक मुगल शासक बाबर, हुमायूं, बीच में शेरशाह अफगान है। फिर कौन होता है? हुमायूं। लेकिन महान मुगल किसके समय से? अकबर, फिर जहांगीर, फिर ये है महान मुगल। और उसके बाद जो आते हैं उनको कहते हैं 1707 से लेके 1857 तक। ठीक है? ये अकबर 1556 से लेके 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1628 से लेके 1658 तक, और औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है? जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे तो ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी की बात समझनी है तो ये बातें आपको देखनी पड़ेगी। इन्हें महान मुगल क्यों कहा जाता है? थोड़ी सी बात समझिएगा। इन्होंने राजतंत्र की व्यवस्था में, राजतंत्र के क्षेत्र में एक मजबूत
राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया था। उसने अकबर ने राजत्व की अवधारणा दी थी और बादशाह को इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान दिया था। किसने? अकबर ने। कहा कि बादशाह का बराबरी कोई नहीं कर सकता। बादशाह इस यहां पर उसके अधिकार पर कोई अंकुश नहीं है। बादशाह के ऊपर अगर कोई है तो कौन है? ईश्वर है। बाकी कोई भी व्यक्ति बादशाह के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता था। अर्थात उसने जो राजतंत्र की बाधा थी उसको दूर कर दिया। मोटे तौर पर जितनी विभिन्नताएं थी और जितने मतभेद थे उसको दूर कर अकबर इस कोशिश में था कि अपने राज्य को एक मजबूती प्रदान किया जाए। इसलिए उसने एक प्रगतिशील राजपूत नीति अपनाया। चूंकि राजपूत लड़ाकू थे और उनके ऊर्जा को वो चाहता था कि अपने राज्य की मजबूती के क्षेत्र में लगाए। एक अच्छा मुझे वॉरियर मिल जाए, एक अच्छे प्रशासक मिल जाए और बदले में राजपूतों को भी कुछ फायदा होने वाला था। फायदा ये होने वाला था कि उनको अच्छा वेतन मिल सकता था और उनके योग्यता के मुताबिक अच्छा सम्मान मिल सकता था। उसने एक दक्कन पॉलिसी अपनाया, दक्षिण के प्रति नीति। और तीसरी बात, उसने एक धार्मिक नीति अपनाया जो सभी धर्मों के सार को उसमें शामिल किया। ऐसा कोई नीति नहीं अपनाया जिसे आम लोगों को ठेस पहुंचे। किसने? अकबर ने एक नींव प्रदान किया। प्रशासन के क्षेत्र में उसने मनसबदारी प्रथा लेके आया, जो योग्यता के आधार पर मनसबदार की नियुक्ति हो रही थी प्रशासक के रूप में। और उसके अलावा उसने भू राजस्व व्यवस्था इस तरह से लाया जिससे किसानों पर बोझ कम पड़े और राज्य को भी एक अच्छा आय हो सके, जिसके वजह से पूरे तंत्र को चलाया जा सके। उसने संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। समाज के क्षेत्र में भी उसने एक सुलह कुल की नीति अपनाया। धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में एक समरसता की नीति अपनाई, यानी मेल मिलाप की नीति अपनाई। किसने? अकबर ने। इस तरीके से अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करके अपने नीतियों के माध्यम से एक मजबूत तंत्र स्थापित किया, जो संभवतः इस्लामी जगत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। उस समय मुगल काल में प्रोस्पेरिटी भी ज्यादा थी, सैन्य ताकत भी बहुत ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में इस समय डच कंपनी आती है दक्षिण भारत में। उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मजबूत राजतंत्र में इनके पास कुछ आक्रामक नीति अपनाने का स्कोप बहुत ही सीमित है। 1613 में, यानी जेम्स का पत्र अकबर के नाम लेके हॉकिंस आता है, लेकिन हॉकिंस पहुंचता है 1607 में, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी रहती है। यानी जेम्स का पत्र अकबर के नाम कौन लेके आता है? ब्रिटिश शासक का प्रतिनिधि बन के आता है। ठीक है, हॉकिंस। लेकिन जब वो पहुंचता है तो तब तक मृत्यु हो चुकी रहती है। किसकी? अकबर की। और उस समय बादशाह कौन है? जहांगीर है। जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, उसको अच्छा रेस्पेक्ट दिया जाता है। वो अपने फादर को बहुत ज्यादा फादर भक्त था। कौन? जहांगीर। अपने पिता के लाइन पर ही उसने काम किया, कोई आउटराइट काम नहीं किया। किसने? जहांगीर ने। जो भी नीतियां अकबर ने बनाया था उसका अक्षरशः पालन किया था।
बात समझ रहे हैं? तो हॉकिंस ने जो पत्र लेके आया था, उस पत्र में रिक्वेस्ट की गई थी अकबर से, बादशाह से, कि हमें सूरत में एक व्यापारिक केंद्र खोलने की इजाजत दिया जाए। अर्थात उस समय उस व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि वहां उत्पादन होगा, फैक्ट्री का मतलब था गोडाउन। फैक्ट्री का क्या मतलब था? गोडाउन। और गोडाउन किस लिए? कि मान लीजिए कि यह सूरत है, आसपास से आपको वस्तु या सूती वस्त्र या जो भी कुछ इकट्ठा करना है, तो यहां की बस्ती में इकट्ठा की जाएगी और अंत में जहाज पर, शिप पर क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा। लेकिन आज जैसा न तो ट्रेन है, न आज जैसा ट्रक है, न रेलगाड़ी है, न बस है कि अचानक बड़ी मात्रा में आप ला सकते हैं। वहां उन्हें आज जैसा न सूचना तंत्र है, उन्हें इसके आंतरिक क्षेत्रों में जाकर खरीदारी करनी होती थी और छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर यहां इकट्ठा करना पड़ता था। और जब एक शिप में भेजने के लायक हो जाता था तो उसे शिप में लाद कर भेज दिया जाता था। इसलिए उन्हें व्यापारिक फैक्ट्री बनानी पड़ती थी एक, और दूसरा उसके किलेबंदी भी करनी पड़ती थी। लूट के लेके लोग भाग जाएंगे, सामान की सुरक्षा करेगा कौन? सुरक्षा के लिए तो किलेबंदी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दौर में किलेबंदी सुरक्षा था और सुरक्षा के बाद वही आगे जाके प्रशासन करने का भी जरिया बना। बात समझ रहे हैं? तो महान अकबर महान के समय में चला था, पहुंचा जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर ने उसे इजाजत प्रदान कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 1613 में पहली बस्ती सूरत में स्थापित कर दी गई। 2 साल के बाद 1615 में टॉमस रो आते हैं। इस बार टॉमस रो एम्बेसडर बन के आते हैं, ब्रिटेन का राजदूत बन के आते हैं। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और इस बार इजाजत मांगते हैं कि पूरे मुगल साम्राज्य में हमें व्यापारिक केंद्र खोलने की इजाजत दी जाए। दे दिया। किसने? जहांगीर ने। नहीं देने का कोई कारण नहीं था, इसलिए कि व्यापार से प्रोस्पेरिटी बढ़नी थी। व्यापार करेंगे तो राज्य को टैक्स मिलेगा ही मिलेगा, और इस तरीके से आप व्यापार करने आए हैं तो कुछ नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते हैं। और खासकर मुगल साम्राज्य जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में एक है, उसका कोई व्यापारी क्या बिगाड़ सकता है? यानी जहांगीर भी कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उनके छुपे मंसूबे क्या थे इसकी जानकारी हमें नहीं थी। इसकी जानकारी हमने पहले दे दी थी कि जब इनकी 31 दिसंबर 1600 को इनका बना था, उसी में लिखा था कि हम किलेबंदी भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, संधि भी करेंगे, क्षेत्र पर अधिकार भी करेंगे, क्षेत्र पर शासन भी करेंगे, और शासन अपने देश के हित में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संसाधन लेके अपने मातृ देश को लौट जाएंगे, ले जाएंगे। लिखा हुआ था, बताया था आपको। बात समझ रहे हैं? लेकिन मुगल साम्राज्य में प्रोस्पेरिटी ज्यादा थी, सूचना का आदान प्रदान का अभाव था, और बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं होने की वजह से यूरोप में क्या हो रहा था इसके बारे में भारत में जानकारी बहुत कम थी। अगर यूरोप की घटनाओं की जानकारी होती तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग भी सतर्क होते कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ जानकारी नहीं थी और अपने ऊपर भरोसा ज्यादा था।
कई बार ये लोग शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में इनके शक्ति को गलत तरीके से आका किसने? अंग्रेजों ने। और कई क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की, उनके बस्तियों को गिरा दिया गया, उनकी बस्तियों को तोड़ दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया। अंत में आके उन्हें पैरों में पड़कर माफी मांगनी पड़ी, तो फिर उनको व्यापार करने की मौका दी गई। प्रयास ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि मुगल सत्ता, महान मुगल शासक इतने मजबूत थे कि उनके प्रयास जो है संभव हो ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रयास सफल तब हुए जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं मिला। एक दूसरी बात, दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गया, कंस्पिरेसी शुरू हो गई। तीसरी बात, आपसी मतभेद और विद्वेष की वजह से सत्ता का क्षय काफी तेजी से होने लगा, और परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे दूर दराज के राज्य जो थे वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गए, जैसे बंगाल, अवध। मराठा पहले से ही अगेंस्ट थे मुगल के, उधर मैसूर भी आगे आ गया था। निजामुल मुल्क ने जाके हैदराबाद की स्थापना कर दी थी। रणजीत सिंह ने पंजाब में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। परिणाम ये हुआ कि मुगल सत्ता काफी तेजी से विघटित होने लगी। किसके बाद? औरंगजेब के मृत्यु के बाद। इन चीजों को दो रूपों में समझिएगा। ये व्यापारी थे शुरुआती दौर में देखें तो, और ये यूरोप के थे। भारत से अगर व्यापार करना है तो ये अगर सभी लोग भारत में व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से मुनाफा बढ़ जाएगा। एक ही वस्तु का व्यापार करेंगे या अनेक वस्तु का व्यापार करेंगे, मसाला, सूती वस्त्र, अन्य चीजों का अगर व्यापार करें और सभी लोग व्यापार करेंगे तो मुनाफा बटेगा। लेकिन ये तो तय था कि अपने देश के ये एक अधिकारी कंपनी थी, ये अपने देश के अकेले व्यापार करेंगे, ये अपने देश के अकेले व्यापार करेंगे। हालांकि बाद में एक अधिकार तोड़ दिया गया था, जब इंग्लैंड में क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। बात समझ रहे हैं? फिर भी बहुत सारी कंपनी आ नहीं सकी। ये भी एक अधिकारी कंपनी थी, तो लाभ बटेगा, इसलिए इनके आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्यों? इनको मैं दबा दूं, इनको मैं दबा दूं, इनको मैं दबा दूं। परिणाम ये हुआ कि आपस में ये लड़ने लगे ताकि यहां हम एक अधिकार स्थापित कर सकें, अकेले हम यहां व्यापार कर सकें, अकेले व्यापार कर सकें और सारा मुनाफा अपने पास ले सकें। इसके लिए इनकी आपस में लड़ाई हुई, और इस पूरे लड़ाई में 1740 तक आते आते दो ही प्लेयर बच जाते हैं, फ्रेंच और ब्रिटिश। और इन्हीं दोनों में वर्चस्व के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। दक्षिण भारत से लड़ाइयां शुरू होती हैं, जिन लड़ाइयों को हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, या एंग्लो फ्रेंच, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें देखिएगा कि इनके बीच में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच एंड थर्ड एंग्लो फ्रेंच। फाइनली फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 1760 तक आते आते, खासकर 63 में पेरिस की संधि से थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार समाप्त होती है। तो 1763 तक आते आते सिंगल ब्रिटिश, सिंगल यूरोपियन प्लेयर बन जाता है। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो और उसके बाद, उसके कुछ पहले से ही, यानी जैसे ही सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार में हार हो जाती है फ्रांसीसियों की 1754 में, तो 1754 के बाद अब उन्हें लग गया कि फ्रांसीसी तो यूरोप का कोई पावर अब हमें हरा नहीं सकता, यूरोप के हम सर्वश्रेष्ठ पावर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, और भारत में जो मूल ताकत है वो अब रही नहीं।
मुगल समाप्त हो गए और धीरे धीरे वो इन्होंने नीति बनाई कि बीच में नहीं, जब भी हमें अपना वर्चस्व बनाना है तो साइड से और तटीय भाग से। पानी में बहुत मजबूत थे ये, नेवी इनका बहुत मजबूत था, पानी में मजबूत थे, कोई भी दिक्कत है लड़ते तो जरूर थे, लेकिन कभी भी थोड़ा अप डाउन होता था, इनके पक्ष में परिणाम नहीं आता था तो पानी में भाग जाते थे। समझ रहे हैं, हार जाते तो भाग जाते थे, कई बार आके फिर समझौता करते थे। हाँ, और गलती हो गई, आइंदे से नहीं करेंगे, गलती आप करेंगे और माफी मांगने वो आएंगे, आपको हटा दिया जाएगा, माफी मांगने वो आएंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी वो फॉलो करते थे अपने लिए, हालांकि भारत के लिए बहुत नुकसानदायक रहा, लेकिन उनके लिए बहुत फायदेमंद था। आइए उसकी चर्चा हम करते हैं।